छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। सिलगेर घटना की 6 माह के अंदर जांच होगी पूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिनिधिमंडल को किया आश्वस्त। कैग रिपोर्ट पर भाजपा ने सरकार को घेरा। वित्तीय अनियमितता के साथ कर्ज में भी बढ़ोतरी। त्रिपुरा कांग्रेस में तोड़फोड़ की आशंका। हाईकमान के निर्देश पर मंत्री सिंहदेव रवाना। स्टील प्लांट के विरोध में ग्रामीण हुए एकजुट। 10 गांवों के लोग करेंगे आम सभा। और छत्तीसगढ़ में 1.5 साल बाद खुले स्कूल। शिक्षकों ने विद्यार्थियों का किया स्वागत। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सिलगेर घटना की जांच 6 माह के अंदर अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाएगी। वे कल शाम अपने निवास कार्यालय में सुकमा और बीजापुर जिले से आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा और बीजापुर के विधायक और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी सहित क्षेत्र के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और ग्रामीण भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा में यह आश्वस्त किया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी। सिलगेर घटना की दंडाधिकारी जांच की जा रही है। इस जांच को 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि हाल ही में बीजापुर और सुकमा जिले के विकास के लिए करीब 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया है। वनांचल के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिलगेर में प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसमें 3 ग्रामीण मारे गए थे। इस मुद्दे को लेकर पूरे बस्तर में प्रदर्शन चल रहा है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में पेश की गई कैग रिपोर्ट के बाद पक्ष विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक और भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कैग रिपोर्ट के हवाले से भूपेश सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अमित चिमनानी ने कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार की आय में कमी का कारण कोरोना को बताए जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि हाल ही में पेश हुई कैग की रिपोर्ट कोरोना के पहले आंकड़े बता रही है। ये रिपोर्ट 31 जनवरी 2020 तक की स्थिति बताती है, जबकि कोरोना का पहला केस छत्तीसगढ़ में मार्च 2020 में आया था। उन्होंने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद वित्तीय अनियमितताएं बढ़ी हैं और कर्ज का बोझ भी बढ़ा है। कैग की रिपोर्ट ने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्थिक बदहाली का एक बुरा दौर देख रहा है और रिपोर्ट में एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो नकारात्मक न हो। एक तरफ सरकार की राजस्व आय कम हुई है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ ने पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट देखा है जो 9,000 करोड़ से ज़्यादा का है। वित्तीय घाटे में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने नकारात्मक रिकॉर्ड कायम कर लिया है और वित्तीय घाटा जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश बना है तब से अब तक का सबसे बड़ा घाटा है 18,000 करोड़ रुपया। भाजपा के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर भाजपा कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगा पाई। रिपोर्ट में ऐसी कोई भी गड़बड़ियां नहीं जिस पर भाजपा कोई आरोप लगा सके। इसके पहले 15 सालों तक रमन सरकार के समय कैग की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सरकार पर भ्रष्टाचार के अनेकों प्रमाणिक आरोप लगे थे। भाजपा राज्य पर कर्ज के बोझ बढ़ने का रोना रो रही है, लेकिन वे ये भूल रही हैं कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर कई किसानों को आत्महत्या से बचा लिया है। त्रिपुरा कांग्रेस में संभावित तोड़फोड़ को देखते हुए एआईसीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव त्रिपुरा पहुंच गए हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता अविनाश पांडे भी हैं। वहीं स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत सोमवार को पारिवारिक कार्यक्रम में दिल्ली रवाना हुए। वो 6 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। त्रिपुरा के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में टीएस सिंहदेव ने कहा कि त्रिपुरा कांग्रेस के नेताओं पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लोग डोरे डाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सक्रिय नेताओं के इन पार्टियों में जाने के संकेत मिल रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए एआईसीसी ने कांग्रेस नेताओं को मनाने के लिए सिंहदेव को भेजा है। उल्लेखनीय है कि साल 2023 में छत्तीसगढ़ के साथ ही त्रिपुरा में भी चुनाव होना है। त्रिपुरा में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जबकि कांग्रेस वहां बेहद कमजोर स्थिति में है। हालांकि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की पकड़ को देखते हुए कांग्रेस वहां आगामी चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करने की तैयारी कर रही है। वहां ये जानकारी मिली कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लोग कांग्रेस के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। तो यथास्थिति की जानकारी लेके और क्या हम लोग सहयोग कर सकते हैं, तो एआईसीसी तरफ से जानकारी आई थी कि अविनाश पांडे जी जा रहे हैं, तो उनके साथ में
मेरे को भी कहा गया है कि वो। उधर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वे वहां पारिवारिक कार्यक्रम में 6 दिन रहेंगे। जशपुर के टांगरगांव में स्टील प्लांट की स्थापना के खिलाफ अब आसपास के 10 पंचायत के लोग अब लामबंद हो गए हैं। यहां पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के नेतृत्व में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले महापंचायत करने का फैसला किया गया है, जिसमें स्टील प्लांट के खिलाफ ग्राम सभा का प्रस्तावित पारित करने का निर्णय लिया जाएगा। हर हाथ में डंडे के साथ टांगर गांव के ग्रामीण स्टील उद्योग की स्थापना के विरुद्ध अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। विरोध में एक सुर में उठने वाली यह आवाज है कांसाबेल के टांगर गांव की, जहां पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने टांगर गांव पहुंचकर आसपास के 10 ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से मुलाकात कर विरोध प्रदर्शन तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन की बदौलत हमारा जीवन है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्बाद होने नहीं देंगे। ये यहाँ पर उद्योग नहीं लगने देंगे, ये 10 पंचायत के लोगों ने आम सहमति बनाई है। और आप देखिए, अब हमारे साथ सभी सरपंच खड़े हैं और उसके पीछे वार्ड पंच और जनपद सदस्य लोग, बाकी सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और आम जनता यहाँ पर है। और सब लोगों ने आम राय बनाया है कि इसके लिए जितना भी लड़ना होगा, कानून को से बचते हुए, कानून को हाथ में हम नहीं लेंगे, लेकिन हम फैक्ट्री को नहीं खोलने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए हम सब करेंगे। ये आप लोगों ने संकल्प लिया है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रामीण लगातार स्टील उद्योग का विरोध कर रहे हैं। इस वजह से यहां 4 अगस्त को होने वाली जन सुनवाई भी कलेक्टर ने स्थगित कर दी है। इसके बावजूद कंपनी के विरुद्ध ग्रामीण एकजुट होकर प्लांट का विरोध कर रहे हैं। दरअसल स्टील प्लांट की स्थापना के लिए कंपनी ने ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया, न ही ग्राम सभा का प्रस्ताव लिया। अब 10 ग्राम पंचायत स्टील उद्योग के विरुद्ध ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोग का ये अपना जीवन साथी है, हमारे साथ जो अन्याय करेगा उसके साथ ये न्याय करेगा। इसके लिए ये हम लोग का सुरक्षा के लिए है जी। जो हमारे साथ जो कोई भी अन्याय करना चाहेगा उसके साथ, इसके साथ हम लोग न्याय करेंगे, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं। और नारी शक्ति पूरा एक है। और क्या बोलते हैं, नारी शक्ति को अभी हम लोग देखे नहीं हैं अभी तक, और सामने आके दिखाएं अभी कि नारी शक्ति क्या होता है, वो सामने आके जान लें जिसको भी। ये उसमें तो सहमति नहीं जताई गई है। और जिस प्रकार से उद्योग नीति के आधार पर उद्योग के लिए ग्राम सभा की आवश्यकता होती है, हम ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं दिए हैं, हम ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिए हैं। ग्राम सभा का हम लोग का देने का विचार नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है जसपुर जिला में ही नहीं, हमारे टांगर गाँव नहीं, पूरे जसपुर जिला में ही हम लोग जो है ना उद्योग नहीं चाहते हैं जो पर्यावरण को दूषित करे। फिलहाल गांव में स्टील प्लांट के विरुद्ध ग्रामवासी एकजुट हो गए हैं। वहीं अब अन्य 10 ग्राम पंचायतों से भी लोग जुटने शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 500 दिनों के बाद स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ गया था। अब स्थितियां सुधरी तो शासन ने इन्हें फिर से खोलने का निर्णय लिया। लंबे समय से स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के लिए खुले। आज सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तब शिक्षकों ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। उधर स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम रायपुर के आमापारा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे। इस बार स्कूल के संचालन को लेकर कुछ नियम कायदे जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना फिलहाल नहीं होगी, खेलकूद भी नहीं होगी। हालांकि पढ़ाई के घंटे पहले जैसे रहेंगे। सरकारी स्कूलों में जहां एक पाली में कक्षाएं लगती हैं, वहां सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। जिन स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाएं लग रही हैं, वहां पहली पाली सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे और दूसरी पाली 11:45 से शाम 5 बजे तक होगी। अफसरों का कहना है कि किताबों का वितरण हो चुका है। जिन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, उन्हें स्कूल से किताबें दी जाएंगी। राज्य में करीब 56,000 सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूल हैं।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने की पुरजोर कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही है। अडानी कंपनी को बीते 2.5 वर्षों में 10 खदान छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं, जबकि विगत 15 वर्षों की सरकार में अडानी को मात्र 4 खदानें ही आवंटित हुई थी। अडानी कंपनी के लोग राज्य में डीजल, पेट्रोल और कोयला के घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी कोरबा जिला प्रवास पर रहे। उन्होंने प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि वो छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने के लिए तत्पर है। अमित जोगी ने कहा कि एलिफेंट रिजर्व लेमरू 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है, लेकिन बहुत से तथ्यों को छिपाया और हटाया जाकर भविष्य में यहाँ कोल बेयरिंग एक्ट लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। प्रदेश के 4 लाख करोड़ रुपये की कोयला खदानों का एमडीओ सरकार के द्वारा दे दिया गया। उन 4 दिनों में 2 दिन छुट्टी के दिन थे। भूपेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बंद कमरों में बड़ी बड़ी डीलें की जा रही हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमित जोगी ने कहा कि अडानी कंपनी को सी फार्म के तहत 1 लाख किलोलीटर डीजल दिया जा रहा है, जिसमें मात्र 2% सीएसटी लिया जा रहा है, जबकि आम जनता को डीजल पेट्रोल के लिए 25% सीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। बी ग्रेड का कोयला भी कम सीएसटी में प्राप्त कर अडानी के द्वारा ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। अमित जोगी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा दोनों दल अडानी के मामले में एक और मौन हो जाते हैं। के जंगल को 3 दिनों में 450 स्क्वायर किलोमीटर केवल इसलिए किया गया ताकि अडानी को 4 लाख करोड़ रुपए की कोयला खदानें सौंप दी जाए। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। स्वयं राहुल गांधी जी ने जब यहाँ मदनपुर में और कुदूरा में बोला था कि मैं एक भी कोयला खदान यहाँ नहीं खुलने दूंगा, उन्हीं की सरकार ने मदनपुर का एमडीओ अडानी को सी। अमित जोगी ने कहा कि झीरम घाटी की घटना में पिता अजित जोगी और मेरा नाम घसीटा गया। मौजूदा विवाद में अकेले बृहस्पत सिंह कुछ नहीं कर रहे, बल्कि पीछे कोई लगा है। बृहस्पत सिंह ने माफी तो मांग ली है, मगर किसके कहने पर ये सब किया, इसे स्पष्ट करना चाहिए। सरगुजा संभाग में एक बार फिर धान का मुद्दा गरमाया है। यहाँ के 4 जिलों में भौतिक सत्यापन के बाद करोड़ों रुपए की धान शॉर्टेज होने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में जिला सहकारी बैंक प्रबंधन ने समिति केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्र प्रभारियों ने इसका विरोध करते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कई प्रबंधकों ने तो कोर्ट की शरण भी ले ली है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ से अधिक रुपए का धान शॉर्टेज हो गया है। भौतिक सत्यापन के बाद इसका खुलासा हुआ है और इस मामले के सामने आने के बाद सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन द्वारा ऐसे उपार्जन केंद्रों की विशेष ऑडिट और वसूली के अलावा एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। बैंक के सीईओ द्वारा चारों जिले के नोडल अधिकारी और शाखा प्रबंधकों को पत्र प्रेषित कर नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ये लगभग 15 करोड़ 20 लाख कुछ का धान शॉर्टेज बताया जा रहा है। तो इसके लिए हमने सभी सोसाइटी मैनेजर को लेटर भी दिया था कि आप लोग धान मिलान करें, मिलान करके तत्काल हमें सूचित करें। तो उसके बाद फिर उनको नोटिस भी दिए हैं। एक नोटिस देने के बाद दोबारा हमने उनको नोटिस दिया कि आप लोग मिलान करें और नहीं तो एफआईआर आपके ऊपर किया जाएगा। लगभग 100 समितियों के हैं और 15 करोड़ 20 लाख आसपास है। तो 4 जिले के मिला के सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। इधर इस मामले के सामने आने के बाद चारों जिले के समिति प्रबंधक लामबंद हो गए हैं। समिति प्रबंधकों का कहना है कि समय पर धान का उठाव नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। नियमों का हवाला देते हुए समिति प्रबंधकों ने कहा है कि बम्पर लिमिट से ऊपर धान जमा होने के बाद 72 घंटे के भीतर धान का उठाव होना चाहिए था, मगर धान का उठाव कराने के बजाय समिति केंद्र प्रभारियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इस मामले में समिति केंद्र प्रभारियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जैसे एफआईआर का जो नोटिस जारी किए हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि मेन पॉइंट पे जा नहीं रहा है। जो खरीफ विपणन वर्ष 2021 में धान खरीदी जब प्रारंभ हुआ था, इसके पूर्व भी हम लोग समिति स्तर पे कई लेटर जारी किए कि समिति स्तर पर सुखद मान्य किया जाए
अगर सुखद मान्य नहीं किया जाता है तो समिति स्तर पे जो अनुबंध होता है उसके अनुरूप पालन किया जाए। उस अनुबंध के अनुसार 72 घंटा में धान उठाव होना चाहिए था। इसके बाद बफर लिमिट दिया गया था कि जितना भी धान खरीदी होता है उसके अंतर्गत जो बैंक से डीएमओ से जो बफर लिमिट समितियों को मिलता है उस बफर लिमिट के अंदर ही हमको रखना है धान, बाकी का परिवहन होना चाहिए। कि जो धान खरीदी एक समिति प्रबंधक ही नहीं करता है, उसमें हमारे 3-4 कड़ियाँ हैं जिसमें सहयोग पूरा बैंक का रहता है, डीएमओ का रहता है और समिति का रहता है। तो कार्यवाही केवल एक आदमी पे क्यों होता है, समिति वाले पे ही क्यों होता है? उठाव को लेकर भी कुछ लफड़ा था? उठाव तो 100% लफड़ा है सर। अभी एक समिति हमारे ऐसे है जहाँ 5000 क्विंटल अभी तक उठाव नहीं हुआ है। हम लोग उस पर ये बोलेंगे सर कि आप लोग के माध्यम से शासन जागे और हम लोग का सहयोग करें। वहीं धान खरीदी केंद्रों के कई प्रबंधक कोर्ट पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि धान खरीदी के पहले हमारे साथ 2 और अधिकारियों का एग्रीमेंट होता है, अकेले हम कैसे दोषी पाए गए, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो। बहरहाल आने वाले समय में यह मामला और तूल पकड़ेगा क्योंकि धान का कोई मामूली शॉर्टेज नहीं है। पूरे सरगुजा संभाग में लगभग 15 करोड़ का धान कम पाया गया है और इसकी भरपाई कैसे होगी यह लोगों की समझ से परे है। रानी अटारी में भूमिगत खदान से प्रभावित ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने खदान का मुख्य गेट बंद कर दिया। एकता परिषद के प्रदेश संयोजक मुरली संत, जिला संयोजक निर्मला कुजूर भी आंदोलन में पहुंचकर हड़ताल के समर्थन में ग्रामीणों के साथ बैठे। वहीं जर्जर सड़क, स्वास्थ्य शिविर, लंबित रोजगार, ठेका मजदूरों को सही वेतन, हाथी प्रभावित क्षेत्र, सौर संचालित स्ट्रीट लाइट की मांग को लेकर भी ग्रामीणों ने हड़ताल शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां उपस्थित रहे और छत्तीसगढ़ किसान सभा के लोगों ने हड़ताल में पहुंचकर ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।